है ना कि आप एवरी मंथ सेव कर सकते हैं। मिनिमम 500 रुपए से आप चालू कर सकते हैं। आप 5,000, 10,000, 20,000 जितना आपका कैपेसिटी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड में विद अ मिनिमम ऑफ 500 रुपीज। 500 रुपए से एवरी मंथ आप चालू कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट इज 5 फाइनेंशियल गोल्स यू शुड ऑलवेज हैव। इमरजेंसी फंड टू फर्स्ट वाला है इमरजेंसी फंड टू फॉल बैक ऑन। मतलब जैसा बोला ना कि इमरजेंसी फंड जो हमारे कंटीजेंसी प्लानिंग का मैंने बोला था कि बस आपने आज पैसा रिक्वायरमेंट आया, आप बोले रिडेम्पशन किया है, कल आपका अकाउंट में पैसा आ जाना चाहिए। उसको बोलते हैं लिक्विड फंड हमारे म्यूचुअल फंड के लैंग्वेज। उसमें कोई रिस्क नहीं इन्वॉल्व रहता है। ठीक है, हम लोग ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मनी मार्केट में डालते हैं, जहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, लिटरली रिस्क नील है। अराउंड 3.5-4% के हिसाब से आपको रिटर्न मिल सकता है, लेकिन उसके अंदर रिस्क कुछ नहीं है। आज पैसा रिडेम्पशन डालो, कल आपके अकाउंट में आ जाएगा। वो एक लिक्विड फंड है। डेट फंड आता है जहाँ पे आपको 2 दिन के अंदर पैसा आता है। तीसरा है इक्विटी फंड, यहाँ पे आपको 3 दिन के अंदर पैसा आता है। ये एक फर्स्ट हो गया। सेकेंड चीज, गेट रिड ऑफ डेट कंप्लीटली। जो भी आपका कर्ज लिया हुआ है ना, आप चाहेंगे कि आपका एक फाइनेंशियल गोल में है कि आपका होम लोन हो, कार लोन हो या फिर एजुकेशन हो, किसी तरह का लोन हो, ये हम लोग डेट बोलते हैं, आप उसको कंप्लीट करें। थर्ड, रिटायरमेंट प्लानिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका 55-60 इयर्स के एज के रिटायरमेंट के बाद आपको क्या करना है, आपका प्लान कैसा है, आप कितना खर्च करेंगे, आपका मेडिकल एक्सपेंस कैसा होना चाहिए, वो आपको प्लान अभी से करना पड़ेगा। जितना जल्दी आप प्लानिंग करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। मैं आपको बोलता ना, एसआईपी में जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे उतना आपको बेनिफिशियल होगा। वो क्यों होगा ना, मैं आपको आगे आके बताऊंगा। फोर्थ है इंश्योर्ड। मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में से हूँ, लेकिन आपको इंश्योरेंस भी होना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस, ये चीज होना चाहिए। क्रिएट मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन आएगा, ठीक है, चलो, लेकिन पेंशन आप पहले तो अभी 2002-2003 तक आपको पेंशन हो रहा था, लेकिन 2002-2003 के बाद गवर्नमेंट वो भी बंद कर दी है। ठीक है, तो आपको सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आएगा? वहीं पे आपका रिटायरमेंट प्लानिंग होता है, वहीं पे आपका एसआईपी काम आता है। जो आपने ओवर द इयर्स और ओवर द मंथ्स सेव करके रखा है ना, वहीं आपका मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम आता है। यहाँ पे मैं अभी इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 5 साल में अगर जो मैं कोई ऑर्डिनरी शूज की बात कर सकता हूँ 500 रुपए का, जो 5 साल पहले था, आज वही शूज की कीमत 3,000 तक पहुंच गई है। मतलब 500% के इंक्रीज हुआ है। एक घड़ी सिंपल चीज, 5 साल पहले 1,000 रुपए का घड़ी था, वही अभी 7,500 रुपया का है। अगेन 400% इंक्रीज हुआ है। रेस्टोरेंट में जो आप 5 साल पहले 1,000 रुपए में खर्च कर रहे थे, वही आप डाइनिंग कर रहे हैं, आज खाना खाना जाते हो तो 5,000 हो गया है। 400% इंक्रीज हुआ है। स्कूल फीस तो सबसे ज्यादा बढ़ गया है। 5 साल पहले जो चीज 5,000 था, आज की तारीख में 1,00,000 रुपया आ गया। लिटरली 1,800% का इंक्रीज हुआ है, इन्फ्लेशन हुआ है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ ना, क्योंकि आपका पैसे का वैल्यू होना चाहिए आपका। ठीक है, आप फ्यूचर में आपको देखना चाहिए आपको कितना, आज कितना जो चीज है वो फ्यूचर में कितना होगा और आपको कितना खर्च करना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको प्लानिंग करना पड़ेगा। एक सिंपल ये स्लाइड के थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि सपोज किसी चीज का 10 लाख रुपया है, ठीक है, और मैं 5% इन्फ्लेशन में पकड़ता हूँ, और मैं 30 साल के बाद वो 10 लाख का वैल्यू कितना होता है? 43,21,000। मतलब जो चीज मुझे आज की तारीख में 10 लाख के हिसाब से मिल रही है, 5% इन्फ्लेशन, मैं खाली 5% ही पकड़ रहा हूँ, इन्फ्लेशन ज्यादा ही होगा, फिर मैं 5% पकड़ के चल रहा हूँ, और 30 साल के बाद 10 लाख का वैल्यू 43 लाख रुपीज हो जाता है। इधर आप इन्फ्लेशन खाली 5% के इन्फ्लेशन में ही आपको 43 लाख, 10 लाख का वैल्यू 43 लाख हो जाता है। अभी ये ना फेज है, लाइफ साइकिल। हर एक इंसान का 3 पार्ट में लाइफ साइकिल होता है, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। ठीक है, एक सिंपल लैंग्वेज, नो योर गोल्स। एक गोल मतलब आपका फेज 1 का गोल क्या था, फेज 2 का गोल क्या था, फेज 3 का गोल क्या है। आपका फेज 1 मतलब 22 साल की उम्र तक आपका खाली गोल था कि मैं पढ़ूं लिखूं, आगे के कितना जॉब करूं, वो सब मेरा प्लान था फेज 1 में। फेज 2 में क्या होता है, आपकी शादी हो जाती है, शादी के बाद आपके बच्चे लोग का शादी होता है, आपके बच्चे लोग का एजुकेशन होता है, घर खरीदना होता है, ये
सब चीज आपके फेज 2 में आता है। और फेज 3 है रिटायरमेंट। पोस्ट रिटायरमेंट आपको कैसा प्लान करने का, आपका मेडिकल कितना होगा, आपका कितना खर्चा होगा, आपका एक्सपेंसेस कितना होंगे, ये सब फेज 3 है। तो ह्यूमन लाइफ साइकिल्स आप डिवाइडेड 3 पार्ट, फेज 1, फेज 2 एंड फेज 3। एक एग्जांपल लिया हुआ यहाँ पे, अगर जो सपोज आपकी बच्चे की एज, जिसका भी शादी हुआ होगा तो एग्जांपल अच्छे से समझ पाएंगे। जिसका बच्चा है 3 साल का एज है और उसका बच्चे का एक गोल लिखा है कि भाई मेरा चाइल्ड का एजुकेशन करने का है। सपोज आज की तारीख में 15 लाख का है जो इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग है, ठीक है। मैं 21 साल के बाद, जो मेरा 3 साल का बच्चा है उसका मैं 21 साल के बाद वही 15 लाख का एजुकेशन के हिसाब से मैं 10% इन्फ्लेशन भी पकड़ता हूँ, जो 2036 है, उसका फ्यूचर वैल्यू 83,50,000 है। ठीक है, मैं मेरा एग्जांपल बोलता हूँ। 2005 में मैंने ग्रेजुएशन किया है और मैंने एमबीए किया था। तभी मेरा एमबीए का फीस अराउंड 4 लाख। आज की तारीख में वही एमबीए के फीस 4 लाख का अराउंड 35 लाख हो गया है। दिस इज द काइंड ऑफ इन्फ्लेशन हम लोग देख रहे हैं। 2004 की, ज्यादा लंबा भी नहीं है, हम 15-16 साल पहले की बात कर रहा हूँ। 4 लाख का फीस जो है 30+ हो गया, 34 लाख के आसपास हो गया। हाँ, ये मेरा अगेन वन ऑफ द फेवरेट स्लाइड है। आप रिटायरमेंट से क्यों डरना चाहिए आपको, आपका रिटायरमेंट प्लानिंग क्यों करना चाहिए। डिक्रीजिंग गवर्नमेंट स्कीम्स, जैसे पहले आपको बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिस पेंशन दे रहे थे, अभी बहुत सारे ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस सब लोगों ने पेंशन बंद कर दिया है, किसी को पेंशन नहीं मिल रहा है 2003-2004 के बाद। तो ये वन ऑफ दिस डिक्रीजिंग गवर्नमेंट स्कीम्स। 60-65 ईयर्स थी। अभी बिकॉज ऑफ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल फैसिलिटीज, अपना लाइफ एक्सपेक्टेंसी 80 ईयर्स, 80+ हो गया है। हायर मेडिकल एक्सपेंसेस, खर्चा बढ़ जाता है। मेडिकल, आपका बीमारी आती है पोस्ट रिटायरमेंट के बाद, तो मेडिकल का खर्चा भी बढ़ जाता है। कुछ कुछ लोगों का टेंडेंसी होता है रिटायर अर्ली होना भी होता है। फॉर एग्जांपल मेरा मेरा प्लान है, आई वांट टू रिटायर इन द एज ऑफ 45 to 50। मैं अपनी रिटायरमेंट लाइफ जल्दी चालू करना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन उस हिसाब से मेरे को अपना रिटायरमेंट कॉर्पस भी बनाने पड़ते हैं। मेरा उस हिसाब से मैंने अपना प्लानिंग किया है कि मैं अगर 50 एज में रिटायर करता हूँ तो मेरे को कितना सेव करने का। फॉर एग्जांपल मेरा 50 एज का मेरे को अराउंड 25 करोड़ कमाने का है। मेरा उतना मैंने टारगेट बना के रखा है, 20 करोड़ 25 करोड़, क्योंकि मैं जानता हूँ कि इन्फ्लेशन उतना होगा। तो उस हिसाब से मैंने अभी से प्लान करके रखा है कि मुझे अभी से कितना सेव करने का है। मेरे को महीने का 20,000 25,000 सेव करने का है। उस हिसाब से मेरे को लाइफ में अभी से सेव करने का है, वो प्लान कर रहा हूँ मैं। इंक्रीज कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन, सिंपल लैंग्वेज में आपको पहले बता दिया था। न्यूक्लियर फैमिलीज, अभी तो पहले हम लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, अभी न्यूक्लियर फैमिली, पहले हम लोग का 10 लोग का परिवार था, 8 लोग का परिवार था, अभी 2 लोग 3 लोग 4 लोग का परिवार होता है। दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फैमिलीज। तो न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, आपका जो जॉइंट फैमिली, पहले आपके ध्यान रखने वाले बहुत सारे लोग थे, अभी जो ध्यान रखने का लोग है वो एक या 2 लोग 3 लोग ही हो गए। उस हिसाब से आपको अपना ध्यान खुद ही रखना पड़ता है। आपको आपका रिटायरमेंट आपको खुद ही प्लान करना पड़ेगा। ये मैं खाली स्लाइड बना हुआ है कि आपको पहले कितना इंटरेस्ट मिल रहा था और अभी कितना इंटरेस्ट मिल रहा है। देखिए, जैसे एक सिंपल एग्जांपल है, 92 में पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 12% मिल रहा था, वही चीज 2000 में 11% हो गया और वही चीज अभी 7.90 हो गया। पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट 3.5% था 92 में, 2000 में 10.5% हो गया, करंट 7.2। मैं खाली ये कहना चाहता हूँ कि जो स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्कीम्स है, ये सब है, अभी उनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रिटर्न दे रहे थे वो बहुत हाई था पहले। अभी ये इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। रियल इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ मैं, रियल इन्फ्लेशन 10% के आसपास बात कर रहा हूँ। तो लिटरली मैं बोल रहा हूँ कि ये सब स्कीम में आज की तारीख में डाल के मतलब नहीं है। यस,
इट विल प्रोवाइड सेफ्टी, लेकिन आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए, आपको रिटायरमेंट का सेव करने का फ्यूचर में विद हायर अर्निंग्स, तो आपको इन सब के बियॉन्ड सोचना पड़ेगा। एंड म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट ऑप्शन जहां पे आपको हायर रिटर्न प्रोवाइड कर सकता है। आई वांट टू से दैट कि मैं सपोज मैं 10,000 रुपीज बैंक एफडी में डालता हूँ, खाली मैं 2 साल के लिए पकड़ के चलता हूँ, तो 10,000 रुपया 8% के हिसाब से बैंक एफडी में मुझे 2,60,000 देती है। वही चीज मैं अगर बैंक एफडी में भी 25 साल के लिए डालता हूँ 10,000 रुपए के हिसाब से 91,48,000 ही बनता है। लेकिन सपोज मैं वही चीज में 10,000 रुपया वाया SIP 10,000 रुपीज पर मंथ, ठीक है, म्यूचुअल फंड में करता हूँ, ठीक है, फॉर दी 25 ईयर्स मैं एवरेज पकड़ के चलता हूँ। मैं आपके एक्सपेक्ट कैपेसिटी 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल या 30 साल के सब कर सकते हैं, लेकिन मैं एवरेज पकड़ के 20 साल भी करता हूँ। 10,000 रुपया 15% के हिसाब से जो एवरेज आपको म्यूचुअल फंड देता ही देता है। 20 साल में 10,000 रुपया SIP पर मंथ का वैल्यू होता है 1,32,70,000। वही चीज आपका FD देता है 57,26,000। लिटरली आपको आधे से भी कम मिलेगा FD में, जबकि म्यूचुअल फंड में वही चीज आपको लिटरली डबल हो जाता है। मेरा कहने का यही मन है, कहना है कि आप जितना जल्दी SIP चालू करेंगे और म्यूचुअल फंड में करेंगे, आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा कंपेयर टू सेविंग्स अकाउंट या बैंक FD के हिसाब से। ये एक चीज है कि इन्फ्लेशन हम लोग कैसे ट्रैक करते हैं, ठीक है ना। अभी आप 100 रुपया चीज तो डालते हैं, ठीक है, मैं खाली FD का जो 8% है और मैं रियल इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ 10% के हिसाब से, ठीक है। 100 रुपया का चीज 20 साल के बाद आपका इन्फ्लेशन का वैल्यू 672 672 होता है। वही आपको FD 466 है। मतलब सीधा डिफरेंस, आपका इन्फ्लेशन आपको FD को बीट कर रहा है। मतलब आपका मतलब FD का रिटर्न कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आप नेगेटिव रिटर्न कमा रहे हैं, इन शॉर्ट में बोल सकता हूँ। तो आपको वो प्रोडक्ट में डालना चाहिए जो आपका इन्फ्लेशन को बीट करे। और आई थिंक सो म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट ऑप्शन जहां पे आपको इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। देयर इज नो अदर प्रोडक्ट हु कैन बीट द इन्फ्लेशन एक्सेप्ट फॉर म्यूचुअल फंड्स। ये मैं आपको पहला वाला स्लाइड विद टैक्स रेट ऑफ 0% है। नेक्स्ट स्लाइड वाला जो है इट इज अ टैक्स रेट ऑफ 30%। अभी यहाँ पे तो और भी कम हो जाता है, ठीक है। अगर जो FD 8% है और आपको 30% उसमें टैक्स भी लगता है, तो आप डिफरेंस देखिए। इन्फ्लेशन 672 जो पहले भी था, लेकिन वहां पर 30% टैक्स भरता हूँ FD का में, तो 293 हो जाता है, लिटरली आधा हो जाता है। मतलब आपका जो इन्फ्लेशन है वो डबल है इसके अंदर कंपेयर टू FD रिटर्न। तो मतलब ये बोल रहा हूँ आपका FD रिटर्न लिटरली आधा रिटर्न नेगेटिव रिटर्न दे रहा है इनफैक्ट कंपेयर टू इन्फ्लेशन। SIP मैं SIP कब से बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ SIP की पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो SIP में ना, वो किसी और चीज में नहीं है। एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। एक बंदा, एक या फिर एक आदमी है जिसने 5,000 रुपए का SIP चालू किया है, ओके, एट एज ऑफ 25 ईयर्स, ओके। उसने इन्वेस्टमेंट अमाउंट इन द एज ऑफ 60 इज 21 लाख। मैं ये यहाँ पे ये क्यों के लिया है ना, क्योंकि ना जितना जल्दी आप SIP चालू करेंगे ना, उतना आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। आप सिंपल थिंक है, 5,000 रुपए SIP लिया है 25 साल की उम्र में, आपने 60 साल की उम्र तक 21 लाख इन्वेस्टमेंट किया है, उसका रिटायरमेंट कॉर्पस हो गया 3.5 करोड़ रुपया, ठीक है। लेकिन दूसरा आदमी जिसने 40 साल की उम्र में 15,000 से चालू किया, माइंड इट, मैंने 5,000 से चालू किया था 25 साल की उम्र में, दूसरा आदमी ने 15,000 से चालू किया लेकिन 40 साल की उम्र में, उसने 60 साल की उम्र तक इन्वेस्टमेंट किया है। उसने मतलब 20 साल इन्वेस्टमेंट किया है 15,000 के हिसाब से। 40 साल की उम्र चालू किया, 60 साल की उम्र तक डाला है पैसा, उसने 36 लाख डाला है, लेकिन उसका कॉर्पस देखिए 1.55 CR है। आप देख सकते हैं कि मैंने जहाँ पे 25 साल की उम्र में चालू किया 5,000 खाली डाल के, उसका करंट वैल्यू 3.5 करोड़ रुपया है, 3.5 CR। वहीं पे रिटायरमेंट का जो मैंने कॉर्पस बनाया है आफ्टर स्टार्टिंग एट एज ऑफ 40, 15,000 मैंने 3 टाइम्स बढ़ाया SIP, जो मैंने 25 ईयर्स में चालू किया था, फिर भी मेरा करंट वैल्यू 1.55 ही है। दैट्स द पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है ना।
जितना जल्दी, दैट्स द पावर ऑफ एसआईपी, आप जितना जल्दी एसआईपी चालू करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिशियल है यहाँ पे आपको। जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, मैं वही कर रहा हूँ यहाँ पे ये स्लाइड में। सपोज आपका टारगेट 1 करोड़ रुपया है, ठीक है, 60 साल की उम्र तक, एक सिंपल बोल रहा हूँ, ठीक है। आप जितना जल्दी एसआईपी चालू करेंगे उतना कम अमाउंट आएगा आपको। वही जिसने अभी आप देखेंगे 31 ईयर एज में, ठीक है, अगर मैं 31 साल की उम्र में मेरा टारगेट 60 साल की उम्र तक 1 करोड़ रुपया करने का है, तो मुझे 1776 रुपीज का खाली एसआईपी करना पड़ेगा मंथली। लेकिन जैसे जैसे मैं डिले करते जाऊंगा मेरा एसआईपी अमाउंट बढ़ते जाएगा। सपोज 50 साल की उम्र में मैंने एसआईपी चालू करता हूँ और मुझे 60 साल की उम्र तक मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, सॉरी 40 ईयर्स की उम्र तक, 40 ईयर्स की उम्र तक मैं, अगर जो मैं 40 ईयर्स के एज से चालू करता हूँ तो मेरा 1 करोड़ रुपया टारगेट है। 60 साल की उम्र तक मुझे 7,500 रुपए का एसआईपी चालू करना पड़ेगा। वही चीज अगर जो मैं 50 साल की उम्र में एसआईपी चालू करूंगा और मुझे 60 साल की उम्र की रिटायरमेंट करने का है, या फिर मुझे 1 करोड़ रुपया कमाना है विद गैप ऑफ 10 ईयर्स, मुझे 38,000 का एसआईपी चालू करना पड़ेगा। आप डिफरेंस देख रहे हैं कि जितना जल्दी मैंने एसआईपी चालू किया है उतना मुझे कम एसआईपी आया है और मेरा टारगेट 1 करोड़ रुपया मैंने अचीव किया है विद लेसर एसआईपी अमाउंट जस्ट बाय स्टार्टिंग अर्ली। SIP is just thing is that the power of compounding and starting of early. म्यूचुअल फंड क्यों आप ये आपको म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? सबसे बड़ा चीज है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। हम लोग ये सारे फंड्स को प्रोफेशनली मैनेज करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे ऊपर सेबी है, सेबी हम लोग को पूरा निगरानी करता है, वो पूरा हम लोग को मॉनिटर करता है। हम लोग यहाँ से कोई भी गलत नहीं कर सकता। जैसे प्रोफेशनल विच वी हैव मैनेज। डाइवर्सिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन मतलब यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड में आप लिक्विड फंड में डाल सकते हैं, आप इक्विटी फंड में डाल सकते हैं, डेट फंड में डाल सकते हैं, आप लार्ज कैप में डाल सकते हैं, मिड कैप में डाल सकते हैं, स्मॉल कैप में डाल सकते हैं, किसको सेक्टर स्पेसिफिक चाहिए जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें डाल सकता है, या आप म्यूचुअल फंड के थ्रू कर सकते हैं। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, आप एसआईपी के थ्रू आपको रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, मैं बार बार बोल रहा था पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एसआईपी म्यूचुअल फंड के थ्रू इज द बेस्ट वे ऑफ पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ट्रांसपेरेंसी, यहाँ पे आपको एवरीथिंग इज क्लियर, आपको एवरीथिंग हमारा सेबी गाइडेड आपका स्कीम रहता है की इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम स्कीम रहता है, सिम रहता है, ये सारा अलग अलग फॉर्म्स रहता है जहाँ पे आपको डिटेल इंफॉर्मेशन आ जाता है, फैक्ट शीट रहता है। एवरी मंथ हम लोग फैक्ट शीट डिस्प्ले करते हैं, आप उसके अंदर पोर्टफोलियो रहता है, उसके अंदर हम लोग ने कौन सा स्टॉक लिया है, कितना परसेंट के हिसाब से लिया है, कितना ईओम है, कौन फंड मैनेजर है, पूरा का पूरा कट्टा चिट्टा आपका फैक्ट शीट में आ जाता है। यू विल बी गेटिंग ईच एंड एवरी द फैक्ट शीट। हम लोग ये मंथली पब्लिश करते हैं। म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन, मैंने आपको बताया जितना जल्दी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। हाँ, अंडर सेक्शन 80C आप 1.5 लाख रुपए तक आप टैक्स भी बचा सकते हैं। अंडर सेक्शन 80C में रिपीट करता हूँ, अंडर सेक्शन 80C आपको फंड चूज करना पड़ेगा ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम करके। आपको ये 80C में ELSS के फंड में डालने का है, आपको 1.5 लाख रुपए तक का आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग बार बार मैं डाला हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेनिफिट क्या है। ट्रांसपेरेंसी, लिक्विडिटी, मैंने आपको पहले ही बताया था। लिक्विडिटी मतलब आपको इमीडिएट पैसा चाहिए तो म्यूचुअल फंड वो सेगमेंट है। आप आज रिडम्पशन डालिए, कल आपका अकाउंट में पैसा आ सकता है, वो लिक्विड फंड में होता है। आपका जब आपको डेट में डाला होगा तो आपको 2 दिन के अंदर पैसा आ जाएगा, अगर जब आपने वही चीज इक्विटी में डाला है तो आपको 3 दिन के अंदर पैसा आ सकता है। मैनेज बाय द एक्सपर्ट टीम, अभी क्या है ना, आपका पैसा है, वो पैसा कोई लेमैन नहीं जो मैनेज करता है। वी हैव अपॉइंटेड ए स्पेसिफिक टीम, ए स्पेसिफिक फंड मैनेजमेंट टीम और एक स्पेसिफिक फंड मैनेजर है जो आपका पैसा मैनेज करता है। यहाँ पे दे आर वेरी मच एक्सपर्ट्स इन दिस पार्ट टू मैनेजिंग योर फंड। वो लोग उतने पढ़ाई किया है और ये लेवल तक आए हैं जहाँ पे आपको पैसे मैनेज करेंगे। दिस इज वेरी मच प्रोफेशनली मैनेज टीम। म्यूचुअल फंड में 3 सेगमेंट में आप डाल सकते हैं।
इक्विटी, डेट एंड कैश। इक्विटी यहाँ पे हाई रिस्क हाई रिटर्न है, डेट में लेस रिस्क मॉडरेट रिटर्न है, कैश है जो मैंने आपको लिक्विड फंड पहले बताया था, जीरो रिस्क एंड लेस रिटर्न। म्यूचुअल फंड में आप दो फॉर्म में डाल सकते हैं, एक एसआईपी है और दूसरा लमसम है। एक मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, आप सपोज आप लमसम इन्वेस्टमेंट डालते हैं, ठीक है, 1 लाख, ठीक है, 2004 में डाला था आपने, ठीक है, 13% के हिसाब से आपका करंट वैल्यू 1 लाख का, ठीक है, 6,25,427 होता है इन 15 years परफॉर्मेंस। आप लमसम डाले थे, ठीक है, 2004 में, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। 1 लाख रुपया 15 साल के हिसाब से 2004 में डाला है, उसका करंट वैल्यू 6,25,000 होता है विद एज्यूम रिटर्न ऑफ 13%। 13 से 15% आपको एवरेज मिल ही जाता है, लेस, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म उठना है 5 years 10 years, तो आपको एवरेज 13% के हिसाब से मिल ही सकता है, उससे ज्यादा मिलेगा लेकिन एवरेज 13% मिलेगा। ये मैं लमसम बोल रहा हूँ, वही अभी में क्या होता, आप 5,000 रुपया हर महीने डालते थे, ठीक है, 9 लाख रुपए के हिसाब से टोटल इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपया आप 15 साल के लिए डालते हैं, टोटल आपका इन्वेस्टमेंट 9 लाख रुपए होता है। उसका करंट वैल्यू आज के तारीख में 25,92,000, मतलब इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ 9 लाख रुपीज, करंट वैल्यू ऑफ नियरली 26 लाख रुपीज। लिटरली बोल रहा हूँ, आपका लिटरली पैसा ट्रिपल हो गया 15 साल में, जस्ट बाय 5,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट पर मंथ के हिसाब से। यहाँ पे ना ये एसआईपी दो फॉर्म में आता है, एसआईपी और टॉपअप एसआईपी। एसआईपी क्या ना, फिक्स रहता है कि आपको 10,000 रुपया, आप 1,000 रुपया एवरी मंथ जा सकते हैं। टॉपअप एसआईपी क्या था ना, आप कभी भी आप टॉपअप कर सकते हैं। आप 1 साल के बाद आप बोले 10,000 का मुझे 11,000 करने का है, ठीक है, 2 साल के बाद जो आपको हो रहा है कि 11,000 का 12,000 करने का है, वो आपका टॉपअप एसआईपी होता है। आप कभी भी एसआईपी आपका बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंपैरिजन बनाया कि एसआईपी और टॉपअप एसआईपी कितना फर्क होता है। आप एसआईपी 10,000 रुपए डालते हैं, यू आर इन्वेस्टिंग ऑफ 10,000 रुपीज एवरी मंथ विद एन एज्यूम रिटर्न ऑफ 12%, 30 साल के लिए 36 लाख आपका वैल्यू होता है, टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 10,000 रुपीज और 30 years, टोटल वैल्यू वेल्थ इज 3,08,09,000, ठीक है, ये नॉर्मल एसआईपी। वहीं पे आप टॉपअप एसआईपी करेंगे 10,000 रुपीज, 1,000 रुपया आप हर साल बढ़ाते जाएंगे, मतलब 1 साल के बाद 11,000 रुपया, के बाद 12,000 हो जाएगा, 3 साल के बाद 13,000 हो जाएगा, ठीक है। आप 12% के हिसाब से भी पकड़ के चलते, 30 साल तक मैं इन्वेस्टमेंट करता रहूंगा टॉपअप एसआईपी, आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 82,80,000 होगा, लेकिन आपका वेल्थ देखिए, प्राइस क्रोस 24,89,000 होता है। इससे बेनिफिट ऑफ टॉपअप एसआईपी, देखिए, आप जैसे जैसे ग्रो करेंगे आपका पगार बढ़ेगा, आपका रिटर्न भी बढ़ेगा, आपके पास पैसा आते रहेगा, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, सैलरी बढ़ेगी, तो उस हिसाब से जब भी आप एसआईपी को, आपको टॉपअप एसआईपी करना ही चाहिए। ये आपके बेनिफिशियल क्या है, ये आपका रिटर्न में प्लानिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉस्ट ऑफ डिले ऑफ एसआईपी, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, फिर भी जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि सपोज 5,000 रुपया मैंने डाला है, ठीक है, 30 साल के लिए, मैंने खाली 12 महीने से डिले किया है, ठीक है, मैंने खाली में अभी मैं 30 साल के लिए, अभी 30 साल का हूँ, ठीक है, मैं 60 साल के रिटायरमेंट प्लान किया है, ठीक है, मैंने अभी से 5,000 रुपए डाला है, ठीक है, मैं दो आदमी कंपेयर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अभी 30 साल की उम्र में मैंने 5,000 डाला है, और मैं 31 साल की उम्र में मैंने खाली डिले किया है 12 महीने के हिसाब से 5,000 रुपया, ठीक है। अब डिफरेंस देखिएगा, बाय स्टार्टिंग नाउ मैंने जो 5,000 रुपया 30 साल की उम्र में चालू किया था, ठीक है, 1,54,00,000 होता है, ठीक है, और मैं वही चीज अगर जो मैं 31 साल की उम्र में चालू करता हूँ, मैं खाली 1 साल डिले किया है, 12 महीने डिले किया है 5,000 रुपये से, आप वैल्यू देखिए, डिफरेंस ऑफ 1,00,000, वही चीज 31 साल की उम्र को होता है 1,36,00,000 होता है। आपने खाली जो 5,000 रुपया 12,560 60,000 रुपया बचाने के लिए आपने 17 लाख का नुकसान किया है।
आप जस्ट मैं खाली इतना बताना चाह रहा हूँ कि 60,000 रुपया मैं रिपीट कर रहा हूँ, 60,000 रुपया अपने बचाने के चक्कर में आपने 17 लाख का नुकसान किया है आफ्टर 30 years। ये मेरा SWP कैलकुलेटर है। SWP कैलकुलेटर क्यों बोल रहा हूँ ना कि सपोज आप 60 years में रिटायर होते हैं और आप बोल रहे हैं कि मुझे पूरा पैसा नहीं चाहिए, लेकिन मैं हर हिसाब से मुझे एक स्पेसिफिक अमाउंट मेरे अकाउंट में आना चाहिए। उसको बोलते हैं SWP, विच इज कॉल्ड सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। ठीक है, आपने ये हमारा एक फंड है SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड। ठीक है, आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया 20 लाख रुपया। मेरा इन्वेस्टमेंट डेट था 1 जून 2011 में। ठीक है, आपने SWP चालू किया है 2012 में। मैं खाली एक साल का गैप ले रहा हूँ। 20 लाख इन्वेस्टमेंट किया है 2011 में। 2012 से आपने मैंने बोल रहा कि मुझे विड्रॉल चालू चाहिए, मेरे अकाउंट में हर महीने पैसा आना चाहिए। मैंने 13,000 रुपया 13,300 विड्रॉल चालू किया मंथली के हिसाब से। ठीक है, SWP स्टार्ट डेट 4/6/21। ठीक है, आप देख सकते हैं इक्विटी हाइब्रिड में नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 109 हुआ है। टोटल विड्रॉल अमाउंट 14,49,000 होता है। वही चीज का करंट वैल्यू 45,41,000 आफ्टर विड्रॉल बोल रहा हूँ। आप 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, 13,300 रुपया आपने विड्रॉ कर रहे हैं मंथली। ठीक है, उसका वैल्यू टोटल विड्रॉल आपने 14,49,000 होता है, उसका करंट वैल्यू 45,41,000 आफ्टर विड्रॉल भी करंट वैल्यू होता है। आपने टोटल वेल्थ लिटरली 60 लाख बनाया है। आपने 20 लाख का आपने 60 लाख किया है, 60 लाख। ये ELSS है जो मैंने पहले आपको बता दिया था। आप इसके अंदर 1.5 लाख तक का ETC में बेनिफिट ले सकता है। इसमें 3 इयर्स का ही लॉक इन पीरियड है कंपेयर टू PPF जहाँ 15 साल है, NSC में 6 साल है, बैंक FD में 5 साल पकड़ के चल रहा हूँ, और जो ELSS है वो 3 साल है। वन ऑफ द लोएस्ट बोल सकते हैं। More invest in ELSS, less taxes applicable on scheme. Individual or can invest up to 1.5 lakh and claim the tax benefit of under section 80C. Lowest lock-in period of 3 years compared to tax saving investment.